सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं उमर जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल ने पाकिस्तान को जहां बड़ा मुतासर किया है, वहीं खलीजी मईशतों को भी एक नए फाइनेंशियल लॉस से दोचार कर दिया है। इस सूरत हाल को देखते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से अमरीका से अब मुमकिन वॉर टाइम फाइनेंशियल लाइफ लाइन की दरख्वास्त दरअसल इसी बढ़ती हुई इनस्टेबिलिटी की अक्कासी करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी हुकूमत अमरीकी हुक्काम से ऐसे फाइनेंशियल अरेंजमेंट पर बात कर रहे हैं जो किसी बड़े बहरान की सूरत में मईशत को सहारा दे सके। अब हमने देखा कि इस्लामाबाद में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात जो आज मौखर हुए हैं, उन पर पिछले 24 घंटों में दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगाए गए इल्ज़ामात और अदम एतमाद का इज़हार खित्ते में न सिर्फ सियासी बल्कि ज़ाहिर माशी सूरत हाल पर गहरा असर पहले भी डाल चुका और आगे इसका असर मजीद गहरा होता चला जा रहा है। अब इस डेडलॉक की सी सूरत हाल में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर दोबारा जंगबंदी ज़रूर हुई, उसमें तो तोसी हुई है, लेकिन अब मुज़ाकरात ख़त्म होने तक ये बरकरार भी रहेगी। अमरीकी सदर का जंगबंदी के बारे में उन्होंने कहा कि अमरीका ने अपना प्लान हमला रोका हुआ है ताकि तेहरान को अपना प्रपोजल तैयार करने के लिए कुछ मजीद वक्त मिल सके, लेकिन ईरानी क़यादत ने तवील जंगबंदी पर अदम एतमाद का इजहार किया है और मुज़ाकरात की बहाली को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी को ख़त्म करने के साथ मशरूत किया है। अब ऐसे में मुज़ाकरात अगर इसी तरह तातुल का शिकार रहते हैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो में और जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल में खलीजी रियासतों की मईशतें मज़ीद मुतासर हो जाएंगी। अब इस पेशरफ का सबसे अहम पहलू स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ख़तरा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की तकरीबन 20% तेल सप्लाई का रास्ता है और इस रास्ते के बंद होने से देखा हमने ये है कि न सिर्फ तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं बल्कि आलमी सप्लाई चेन भी शदीद मुतासर हुई है। अब यूएई जैसी इकॉनमी जो तेल की तिजारत और गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट पर रिलाई करती है, इस पूरी सूरत हाल में बराह रास्त दबाव में आई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीज़ फायर से पहले ईरान की जानिब से ड्रोन और मिसाइल हमलों ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया था, जिसमें अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की इंस्टॉलेशन भी शामिल थी। इस तरह के वाक़यात न सिर्फ प्रोडक्शन को मुतासर करते हैं बल्कि इन्वेस्टर्स के एतमाद को भी कमज़ोर करते हैं। अब इसी तरह सारे सिनेरियो को देखते हुए यूएई की जानिब से अमरीका से फाइनेंशियल बैकअप की दरख्वास्त दरअसल एक नई हिकमत अमली को जाहिर करती है। पहले खलीजी ममालिक सिर्फ सिक्योरिटी ताउन पर रिलाई करते थे, लेकिन अब वो फाइनेंशियल सेफ्टी को भी उसी सतह की अहमियत दे रहे हैं। इसमें मुमकिन तौर पर करेंसी स्वैप लाइन के साथ इमरजेंसी लिक्विडिटी सपोर्ट और फाइनेंशियल गारंटीज भी शामिल हो सकते हैं ताकि किसी भी बहरान के दौरान मार्केट का एतमाद बरकरार रखा जा सके। अब ये सूरत हाल आलमी मईशत के लिए भी बहुत अहम है और अगर खुदा न खास्ता ये जंग तवील होती है तो तेल की कीमतों में इजाफे के साथ महंगाई में तेज़ी और आलमी तिजारत में सुस्त रवि आ सकती है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क जो इम्पोर्टेड फ्यूल पर रिलाई करते हैं, इन ममालिक के लिए ये एक बड़ा ख़तरा बन सकता है, जहाँ पहले फ्यूल और बिजली की कीमतें खासी महंगी हैं और फिर इनकी वजह से एक्सटर्नल डेट पर दबाव भी मौजूद है। अब ये सारी जो सूरत हाल आगे किस जानिब जाएगी, अगर ये मुज़ाकरात कुछ मज़ीद अरसे तक रुके रहते हैं, दोनों जानिब से आमादगी ज़ाहिर नहीं होती, तो माशी दबाव किस तरह से खलीजी रियासतों पर और फिर पाकिस्तान पर मुंतकिल होगा, इस पर हम बात करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। खलीजी ममालिक को तो फाइनेंशियली हम बड़ा मजबूत समझते थे और अब वो दरख्वास्त कर रहे हैं अमेरिका से कि हमें सिर्फ सिक्योरिटी ताउन नहीं चाहिए बल्कि फाइनेंशियल ताउन भी चाहिए, तो फिर ये पाकिस्तान जैसी मईशतों का क्या होगा जब खलीजी ममालिक का ये हाल हो गया? ये एक बड़ी डिस्टिंक्ट सी तफरीक है दोनों में। जो यूएई चाह रहा है अमेरिका के सेंट्रल बैंक से, फेडरल रिजर्व से, वो एक स्वैप फैसिलिटी चाह रहा है। उसको थोड़ा सा टेक्निकल मामला है ये, उसको हम जुबान में कहते हैं कि लिक्विडिटी क्राइसिस, यानी कि इस वक्त यूएई ये सोच रहा है कि अगर जंग लंबी चलती है तो शायद डॉलर की शॉर्टेज हो जाए। पाकिस्तान वाला मामला जो है वो उससे फ़र्क है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्वेंसी का इशू। इन दोनों में फ़र्क ये है कि यूएई कह रहा है कि उसके पास डॉलर की कुछ शॉर्टेज हो सकती है और वो स्वैप फैसिलिटी चाह रहा है अमेरिका से, और फिर जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो उसके पास डॉलर जो हैं, बिकॉज वो तेल के ज़खायर हैं, तो डॉलर के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो एक प्रीएम्प्टिव, यानी कि अभी हादसे से पहले उस हादसे का सोल्यूशन ढूंढ रहा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम लिक्विडिटी का नहीं है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्वेंसी का है। सॉल्वेंसी ज़रा ज़्यादा सीरियस मामला है कि हमारे पास डॉलर्स की फ्यूचर जो स्ट्रीम है, जो फ्लो इन है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे यहाँ इम्पोर्ट्स जो हैं उनमें और एक्सपोर्ट्स में जो खलीज है, जो फ़र्क है, वो तकरीबन 100% का फ़र्क है। यूएई में वो नहीं है, वहाँ पे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं
इंपोर्ट्स कम हैं, लेकिन कुछ अरसे के लिए जब तक जंग चल रही है उनकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो आप समझिए कि एक दबाव आ गया है। तो दोनों में फ़र्क है। ये लिक्विडिटी क्राइसिस यूएई का है, हमारा सॉल्वेंसी का इशू रहता है। सही। तो फारूक साहब, ये 10 रोज़ पहले जब डायलॉग का फर्स्ट फेज़ हुआ, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद दूसरे फेज़ में कोई कंक्रीट डिसीजन तक पहुंच सकें, कोई ऐसा कंसेंसस हो जाए आपस में कि ये हालात बेहतर हो सके फाइनेंशियली। क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही डायलॉग के बारे में कोई खबर आती है, तेल की कीमतें भी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती हैं। तो अब ये जो तात्तुल अभी आ गया, एक डेडलॉक किसी सिचुएशन पैदा हो गई है, ये अब कितना पाकिस्तान की मईशत को, ओवरऑल दुनिया की मईशत को अभी मज़ीद नुकसान पहुँचाएगी? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई डेडलॉक की पोजीशन आ गई है। मैं समझता हूँ कि ये जिनको हम मुज़ाकरात कहते हैं, जो सफारतकारी की इस्तिलाह है, ये बॉटम लाइन ये है कि मुज़ाकरात में सौदाबाजी। मैं समझ रहा हूँ कि सौदाबाजी जारी है, दोनों अतराफ से जारी है। दोनों अतराफ जो हैं, अमेरिका और ईरान, अपनी अपनी कीमत बढ़ाना चाह रहे हैं। इस वक्त जो कुछ आप देख रहे हैं वो आप सोचिए कि मुज़ाकरात की ही एक किस्म है, लेकिन उसका तरीक़ाकार फ़र्क है। मुज़ाकरात जारी हैं, ईरान अपनी कीमत बढ़ाना चाह रहा है, अपना लेवरेज बढ़ाना चाह रहा है, अमेरिका अपना लेवरेज बढ़ाना चाह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात जारी हैं। सिर्फ ये है कि ये फेस टू फेस मुज़ाकरात नहीं है, ये इनडायरेक्ट हैं, और दोनों ममालिक जो हैं वो अपना लेवरेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और फारूक साहब, मैं ये जी इस वक्त जंग जो फौजी हथियारों से लड़ी जा रही थी, और वो तकरीबन खत्म हो गई। सही। अब इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं $90 से $100 के दरमियान में ही मौजूद हैं, कोई $2-4 ऊपर नीचे ये रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं। ये अगर सिलसिला कुछ अरसे, कोई महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अगर ये बरकरार रहा, कीमतों का यही इस्तेहकाम, तो ये फिर कितना डैमेज कर सकता है हमारे इम्पोर्ट बिल पर, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उस पर? जी, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च ऑलरेडी इकोनॉमिक लिटरेचर में एग्जिस्ट करती है। तेल की कीमत और दुनिया की मईशत, इसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, और बहुत स्पेसिफिक किस्म के जो जिसको हम कहते हैं बेंचमार्क, वो सामने आ चुके हैं। कहा ये जाता है कि अगर $95 से $100 का बैरल आलमी मंडी में तेल की कीमत हो जाती है, तो फिर जो मगरबी ममालिक हैं वो रिसेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अगर ये कीमत जो है वो $120-125 फी बैरल पे चली जाती है, तो फिर दुनिया भर की एयरलाइंस जो हैं वो बैंकरप्ट होना शुरू हो जाती हैं। और ये बड़ा क्लियर कट है कि तेल की कीमत का जो असर है वो तरक्की पजीर ममालिक पे कहीं ज़्यादा होता है बामुकाबला जो तरक्की याफ्ता ममालिक। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट, उनके ऊपर असर जो है वो तेल की कीमतों का कहीं ज़्यादा होता है बामुकाबला, आप समझ लीजिए कि अमेरिका या यूरोप के बाकी ममालिक जो हैं। अब अगर तेल की कीमत कहा जाता है कि $130 से $140 पे चली जाती है, तो फिर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे सॉल्वेंसी के इशू शुरू हो जाता है, यानी कि उनके पास डॉलर्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब जब तेल की कीमत जो है वो हाई होती है, तो फिर जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर हाई होता है तो उससे जो हैं वो शरह सूद नीचे नहीं ला सकते। जब शरह सूद हाई रहती है तो फिर जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है। जब बिज़नेस एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है तो फिर आप समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है। तो ये एक साइकिल है जो चलता हुआ इस वक्त रियल टाइम में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, साथ ही जो महंगाई की शरह बढ़ जाती है, तो उसके साथ इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक है वो कम नहीं कर सकते, और फिर वो मईशत का पहिया स्लो डाउन हो जाता है। फारूक साहब, ये जो डॉलर्स की कमी को या ट्रेड डेफिसिट को हम रेमिटेंसेस के थ्रू मैनेज किया करते थे इससे पहले, अब ये गल्फ़ कंट्रीज़ की जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हो रही है कि वो चाहे वो सॉफ्ट फैसिलिटी अमेरिका से मांग रही है, तो इस सूरत में हमारी रेमिटेंसेस अभी तक तो कोई ख़ास मुतासर नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में क्या एक खदशा मौजूद है कि इस पर भी एक मेजर डेंट पड़ सकता है और यहाँ भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकती है हमारे लिए? ये एक सिक्का है, उसके दोनों रुख आपके सामने रख देता हूँ। एक रुख तो यही कहता है जो आप फरमा रहे हैं कि वहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर रिसेशन आ जाएगा। गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर रिसेशन के नतीजे में हमारे पाकिस्तानी जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके कुछ के जॉब जो हैं वो ख़तरे में आ जाएंगे।
8, 10, 15% का जो है वो फिगर दी जा रही है। अगर अभी गल्फ कंट्री से कोई $20 बिलियन के करीब आता है तो कहा जा रहा है कि 8, 10, 15% उसमें कमी आ सकती है। ये एक रुख है सिक्के का। दूसरा रुख सिक्के का जिसको मैं सब्सक्राइब करता हूँ वो ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि जंग खत्म होने के फौरन बाद एक रिकंस्ट्रक्शन बूम आ सकता है गल्फ कंट्रीज के अंदर। अब ये ऐसे ममालिक हैं जिनके पास लगभग 6,000 अरब डॉलर के सॉवरन वेल्थ फंड पड़े हैं, यानी कि दौलत बेतहाशा है। वो फाइनेंस कर सकते हैं एक रिकंस्ट्रक्शन बूम। जंग के नतीजे में जो नुकसानात हुए हैं उन ममालिक में उनकी रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं और उस रिकंस्ट्रक्शन के नतीजे में पाकिस्तान की तरफ से स्किल्ड नॉन स्किल्ड लेबर की जो ज़रूरत है, जो डिमांड है, वो बढ़ भी सकती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि कोई ख़ास खदशा ऐसा मुझे नज़र नहीं आता कि बेशुमार हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो बेतहाशा नीचे आ जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सऊदी अरब से अब दूसरी किस्त पे आ गए, $3 अरब पाकिस्तान के डिपॉजिट्स में आ चुके हैं और अब इसके बाद पाकिस्तान के रिजर्व्स कितने सेफ़ हैं और जो IMF का टारगेट था वहाँ तक हम पहुँच सकें या नहीं पहुँच सके, कब तक पहुँच सकेंगे, एक ब्रेक के बाद तफसीली बात करेंगे। एक बार आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की दूसरी किस्त भी मौसूल हो चुकी है, जिससे ओवरऑल $3 अरब की नई डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई है और इससे पहले $2 अरब की पहली किस्त गुज़िश्ता हफ्ते मौसूल हो गई थी। अब ये फंडिंग वक्ती तौर पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सहारा देने के लिए बहुत अहम है, मगर बुनियादी मसला अब भी अपनी जगह मौजूद है। मार्च 2026 के आखिर तक पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तकरीबन $16.4 अरब थे, जो सिर्फ 3 माह की इंपोर्ट्स के बराबर हैं। अब इसी दौरान UAE को $3.5 अरब की वापसी ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर शदीद दबाव डाला था और अंदाजों के मुताबिक अगर सऊदी सपोर्ट ना होती तो ज़खायर $13 अरब के करीब गिर सकते थे, जो एक ख़तरनाक सतह है। और ये सूरत हाल वाज़े करती है कि पाकिस्तान को सालाना तकरीबन $19 अरब की फाइनेंसिंग दरकार है, जबकि इस वक्त गल्फ़ कंट्रीज़ में जो सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से आलमी मार्केट तक रसाई है वो पहले ही महदूद है। इसीलिए मुल्क को बार बार बायलैटरल सपोर्ट पर रिलाय करना पड़ रहा है। IMF का प्रोग्राम इस वक्त एक सेफ्टी फ्रेमवर्क फराहम तो कर रहा है, जिसके तहत जून 2026 तक फॉरेन रिजर्व का टारगेट तकरीबन $17.5 अरब होना चाहिए। अब इसी नाजुक सूरत हाल में सऊदी अरब की जानिब से न सिर्फ नई डिपॉजिट की गई बल्कि $5 अरब की मौजूदा सहूलत को भी 3 साल के लिए बढ़ाया गया और ये एक अहम रिलीफ है क्योंकि इसी से रोल ओवर रिस्क कम होता है। लेकिन एनर्जी की आलमी कीमतें और मशरिक़ वस्ता की जोग्राफियाई कशीदगी पाकिस्तान के लिए मुसलसल ख़तरा बनी हुई है। ख़ास तौर पर तेल की कीमतों में इजाफा इंपोर्ट बिल को मज़ीद बढ़ा सकता है। अब ये रिजर्व्स क्या इसका टारगेट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं? IMF इससे मुतमईन हो जाएगा? और डिपॉजिट्स के मामले में क्या हम एक सेफ जोन में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं? डॉक्टर शुजात फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के, उनसे ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब अब ये फरमाइएगा कि ये हम अपने रिजर्व्स हासिल करने में दोबारा सऊदीया के थ्रू कामयाब तो हो गए, लेकिन क्या अभी हम ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में एक सेफ जोन में दाखिल हो चुके हैं? अगले 1-2 साल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली चीज़ तो ये है कि रिज़र्व मैटर करते हैं और रिज़र्व बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं करते। रिज़र्व इसलिए मैटर करते हैं कि आप देखें हमारी कुछ मिनिमम 3 माह की जो इंपोर्ट हैं वो फाइनेंसिंग के लिए हमारे पास अमाउंट है। और रिज़र्व इसलिए भी मैटर करते हैं कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो एक्सचेंज रेट हमारा स्टेबल होना चाहिए। आप देखें जब से हम IMF प्रोग्राम में इंटर हुए हैं तो हमारा एक्सचेंज रेट 1:80 के अराउंड अबाउट स्टेबल है और ये स्टेबिलिटी एक मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस देती है। अब सिचुएशन आपको पता है कि एक अनसर्टन है कि ये रिज़र्व हमारे डिप्लीट भी हो सकते हैं और ये बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जो वार ऑनगोइंग है वो हमारे लिए कुछ प्रेशर भी क्रिएट कर रही है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रही है। प्रेशर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो हमने पाइट से कुछ एस्टिमेशंस की हैं तो उसके मुताबिक हमें कोई $4-5 बिलियन का पोटेंशियल इस वार की वजह से हमारे लॉसेस है। एक तो आपने जिस तरह बताया है कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हैं, तो इस एनर्जी प्राइसेस के भी लॉसेस हमारे पास है। दूसरा आप देखें हमारी बहुत सी एक्सपोर्ट जाती है मिडल ईस्ट को, और ये मिडल ईस्ट को 11% हमारी एक्सपोर्ट जाती हैं, वो भी कुछ कंप्रोमाइज़ होंगी
कुछ हमारी रेमिटेंसेस भी में भी डिक्लाइन हो, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी 54% रेमिटेंसेस है वो मिडल ईस्ट से आती हैं। तो स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी बात है कि हम IMF के कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो रियल चैलेंज है वो रियल चैलेंज ये है कि क्या फ्यूचर में हम इसको सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगले 2-3 माह में चाहे ये वार रुक भी जाए तब भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जो अच्छी चीज़ इस साल की है वो पहले 9 माह में हमारा जो करंट अकाउंट है वो ओवरऑल सरप्लस में तकरीबन $800 मिलियन रहा है, जो कि पिछले साल हमारा तकरीबन $1.5 बिलियन डेफिसिट में था। तो काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी है अगर हम पिछले साल के साथ कंपेयर करें, लेकिन जाहिर है ये जो वार के लॉसेस हैं और अनसर्टन सी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, और ये अनसर्टेनिटी अगर वार रुक भी जाए तो तब भी रहेगी। तो ये अगले 3-4 क्वार्टर पूरा अगला साल एक स्टेबिलिटी में तब भी हमें लगेगा। सही। और शेयर साहब, ये ज़ाहिर है हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व होते हैं इसमें अक्सर हम देखते हैं कि अगर 18-20 अरब डॉलर तक भी पहुंच जाएं तो इसमें कोई एक मुल्क के 3-4 अरब डॉलर होते हैं, दूसरे के 3-4 अरब होते हैं, ये सऊदीया, चाइना, UAE के मिलाकर ही कोई 50 से 45% के करीब तो इनका वो हिस्सा होता है। तो ये मैटर करता है IMF के नज़दीक कि ये ओवरऑल रकम हमारी अपनी है या दूसरे ममालिक ने, हमारे दोस्त ममालिक ने इसको यहाँ डिपॉजिट किया हुआ है? देखिए, जब हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो ये IMF प्रोग्राम की कंडीशन होती है कि हमने अपने रिजर्व को सफिशिएंटली मेंटेन करना है, और अकॉर्डिंगली फिर हम बाइलेटरल एग्रीमेंट करते हैं, जिस तरह हमारा सऊदी अरेबिया से है, UAE से है, कतर से है, कि जहाँ से ये रिजर्व भी देखिए बेसिकली हमने लोन लिया हुआ है, और ये लोन हमें एक मैक्रो जो स्टेबिलिटी है उसके लिए है। 2 तरह के लोन होते हैं, एक लोन होता है सर्टन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है कि जहाँ पे हम सर्टन को इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इस तरह के इनिशिएट करते हैं। जो IMF का लोन होता है जब हम साइन करते हैं तो हमारी उसके अंदर कंडीशंस होती हैं, और उस निगोशिएशंस में ये बाइलेटरल लोन उसका पार्ट होते हैं। तो जाहिर है ये हमारे बजट का उसका पार्ट है। उसके अलावा भी हमारा लोन होता है, क्योंकि ये तो स्टेट बैंक के रिजर्व्स है, उसके बाद बैंक के पास रिजर्व्स पड़े होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो लोगों के इंडिविजुअल अमाउंट्स हैं तो वो भी तकरीबन $5-6 बिलियन बैंकों के पास भी होता है। जब ये सारा आप मिलाएंगे तो ये आपको तकरीबन 21 से 22 बिलियन डॉलर इस वक्त आपके नेट रिजर्व्स हैं। सही। तो शुजा साहब, ये पिछले 1 से 1.5 माह में जो 32 से 35% इजाफा हुआ ऑयल प्राइसेस में, और ये अभी भी ये सिलसिला वहीं पर रुका हुआ है, ऊपर भी जा रहा है, कभी माइनर से नीचे भी आ रहा है, ये अब हमारे इन रिजर्व्स को किस तरह कितना हिट कर सकता है? बड़ा सिंपल सा जी, अगर आप देखें कि अगर आपकी $20 पर बैरल आपकी अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपका तकरीबन, जिसको कहते हैं कि ये आपका 1 से 2 बिलियन, $1 बिलियन आपकी जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज होगा। तो अगर आप देखें तो हमारी जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इस वक्त भी, क्योंकि हम ऑयल दुबई से लेते हैं, हमारे बर्टेंट ऑयल नहीं यूज़ होता है, तो जो दुबई ऑयल है उसकी प्राइसेस अभी भी आपको 100 से ऊपर मिलेंगी। दूसरा आप देखें, हमारे ऑयल की 2 कंपोजिशन है, एक क्रूड ऑयल है और दूसरा डीजल है। डीजल की प्राइस यूजुअली को $20 पर बैरल हाई होती है, लेकिन इस वक्त डबल से भी ऊपर है। तो जो रियल प्रैक्टिकली जो हमारी इकोनॉमी इस वक्त फेस कर रही है, क्योंकि जिसमें वार प्रीमियम भी है और प्राइसेस भी हैं, वो ऑन एवरेज $150 राउंड अबाउट हमें पर बैरल पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट देखें, अगर यही प्राइसेस रहेंगी तो जहां हमारा 12-14 बिलियन ऑयल, $14 बिलियन राउंड अबाउट ऑयल बिल होता है, ये आपका 26-28 पे भी जा सकता है। और जो हमने अभी पाइट से एस्टिमेशन भी की है उसमें मे बी क्रूड ऑयल की प्राइसेस तो जल्दी रिकवर कर जाएंगी, लेकिन जो डीजल ऑयल की प्राइसेस हैं जो कि तकरीबन हमारी इंपोर्ट बिल का 30% है, वो स्टिल अभी भी टाइम लेगा, मे बी उसको 6-7 महीने लगेंगे। तो ये जो वार का ऑयल एनर्जी शॉक इम्पैक्ट है, ये अगले 6-7-8 माह भी हमें इसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात फारूक साहब, हेड ऑफ रिसर्च पाइट से हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अब मुल्क में जो एलानिया लोड शेडिंग थी उससे भी कहीं ज़्यादा लोड शेडिंग इस वक्त की जा रही है, अब इसकी क्या असल वजूहात हैं, इस पर तफसीली बात होगी एक ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बहरान इंतहाई शदीद हो चुका है। मुल्क के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर लोड शेडिंग का जो दौरानिया जिसका ऐलान किया गया था उससे कहीं बढ़कर लोड शेडिंग की जा रही है। दिन के 50% से ज़ायद हिस्से में बिजली लोगों को दस्तियाब नहीं है और बहुत थोड़ी देर के लिए बिजली की दस्तियाबी मुमकिन हो पा रही है। अब ये सूरत हाल ज़ाहिर है जो इस वक्त गल्फ़ में कशीदगी रही है उसकी वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हुई। पाकिस्तान को जो इम्पोर्टेड फ्यूल है वो मुनासिब टाइम पर नहीं मिल सका, जिसकी वजह से बुरानी कैफियत पैदा हुई है। अब ये सिर्फ यही वजह है या फिर हमारे अपने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चरल जो तजावीज़ इससे पहले जो सामने आई थी, जो रिफॉर्म्स हमें करने थे वो वक्त पर नहीं किए जा सके। और ज़ाहिर है एक एक्सटर्नल जो हालात का प्रेशर रहा वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो इंटरनल खामियाँ हैं वो किस हद तक इस पर असरअंदाज हो रही हैं। अब जो मिनिस्टर हैं पावर के, उनकी जानिब से जो अभी एक ताज़ा बयान सामने आया, हमें तो ये पता था कि इंस्टॉल कैपेसिटी मुल्क भर में जो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं वो 44,000 से 45,000 मेगावाट की है, जिस पर कैपेसिटी चार्जेस भी पूरा मुल्क अदा करता है। लेकिन एक प्रोग्राम में उन्होंने ये बताया उवैस लगारी साहब ने कि वो कैपेसिटी 44,000 की नहीं है, इंस्टॉल कैपेसिटी सिर्फ 32,000 मेगावाट की है। अब बिजली की कमी की एक और वजह हाइडल पावर से बिजली पैदावार में कमी को करार दिया गया। अब ये ज़ाहिर सरकारी मौक़िफ़ ही है। उसके मुताबिक इस वक्त मुल्क में तकरीबन 32,000 मेगावाट बिजली दस्तियाब है, जबकि तलब ज़्यादा होने की वजह से तकरीबन 4500 मेगावाट का शॉर्टफॉल सामने आ रहा है। अब हाइडल पावर में कमी और RLNG की महदूद दस्तियाबी को बुनियादी वजूहात करार दिया जा रहा है, लेकिन यह वजाहत मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं करती। पाकिस्तान की बिजली की पैदावार का बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड फ्यूल पर मुनहसर है और जब भी आलमी मार्केट में तेल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर बराह रास्त मकामी बिजली की कीमतों पर भी पड़ता है। अब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी इस सिलसिले की एक कड़ी है जिसे कीमतों में इजाफे और लोड शेडिंग के जवाब के तौर पर इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प पहलू यह है कि लोड शेडिंग ज़्यादातर शुमाली इलाकों तक महदूद नजर आती है, जबकि कराची जैसे बड़े तजारती मरकज़ में इसका असर वहाँ की निस्बत कम दिखाई देता है। अब यह फ़र्क दरअसल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटीज़ के साथ मीडिया के दबाव और माशी अहमियत की बुनियाद पर पैदा होता है। असल मसला पॉलिसी की का अदम तसलसल है। ख़ासतौर पर सोलर एनर्जी के शोबे में बार बार तब्दीली ने एक सुनहरी मौका ज़ाहिर कर दिया है। अगर गुज़िश्ता चंद सालों में सोलर को मुस्तकिल और कम टैक्स पॉलिसी के साथ फ़रोग दिया जाता तो आज न सिर्फ बिजली की किल्लत कम होती बल्कि फ़ी यूनिट कीमत भी नुमाया तौर पर कम हो सकती थी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इंडस्ट्रीज़ को होता जो इस वक्त महंगी बिजली से आलमी मार्केट में अपनी कंपेटिबिलिटी खो रही हैं। फिर पाकिस्तान का तवानाई बहरान दरअसल सप्लाई की कमी से ज़्यादा गवर्नेंस की कमज़ोरी इसमें मसला है। जब तक ट्रांसमिशन लॉसेस के साथ फाइनेंशियल अनडिसिप्लिन और पॉलिसियों में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो ये मसला हर साल नई वजूहात के साथ सामने आता रहेगा। अब इस पर जो वज़ीर साहब का बयान है जो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड है वो उसमें 13,000 का ये फ़र्क क्या ये वाकई मौजूद है और अगर 32,000 भी टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है तो फिर ये लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है और ये बिजली क्यों लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। सैयद फरासत शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पेट्रोलियम एंड एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। फरासत साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात हुई यहाँ पर, ये 46,000 नहीं है बल्कि 32,000 है और हम जो पूरा मुल्क जो कैपेसिटी पेमेंट्स करता है वो 45-46 हज़ार के हिसाब से करता है, तो 12-13 हज़ार मेगावाट का एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जी, ये इन्होंने तो बहुत वाज़ेह तौर पे साफ कह दिया वजीर साहब ने कि जो लोग ये कहते हैं वो झूठ कहते हैं, लेकिन अगर ये झूठ है तो इसे बहुत से लोग बयान कर रहे हैं। आप यही नंबर जो है बार बार सामने आया है, आप अगर उसको वो कम कर लेते हैं, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि ये कैपेसिटी ये तो एक मसला है कि कैपेसिटी चार्जेस कितने के हिसाब से हम पे कर रहे हैं, वो IPPs को और दीगर मदों में जो हम दे रहे हैं पैसे, ये एक देखने की बात है। लेकिन इस वक्त जो क्राइसिस है ना वो तो अभी इंस्टॉल कैपेसिटी की लिमिट तक तो हम नहीं पहुंचे ना, अभी तो बहुत कम थे, उसी के ऊपर हमारे मसाइल हो गए। तो ये सारे जो लोड मैनेजमेंट के जो प्रॉब्लम है या हमारे सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम है, ये उन सब का शाखसाना है ना कि जब आपको टेस्ट में आना पड़ा बिकॉज ऑफ टेस्टिंग सिचुएशन जो भी मशरिक़ वस्ता में हुआ है उसकी वजह से, तो आप फेल हो गए, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आप तो नॉर्मल जो हमारा दिन होते हैं उसमें भी प्रिपेयर्ड नहीं होते। जरा सा समर आता है, जरा सा हीट वेव आती है तो आपके सारे सिस्टम जो है वो बैठ जाते हैं, लोड शेडिंग्स होती हैं और ये होती है। हालांकि वो कह रहे थे अपनी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जितनी भी लोड शेडिंग है ये इकोनॉमिक लोड शेडिंग है, इसका टेक्निकल उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो है ना ये खुद ही कर रही हैं कंपनियां, जो डिस्कोज हैं या KE है, ये खुद ही कर रही हैं उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिक लोड शेडिंग का मतलब है कि जहाँ से उनको पैसे नहीं मिलते उनको बंद कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये
पूरा सच नहीं है जो वो कह रहे हैं, इसमें और फैक्टर्स भी शामिल है। फिर खुद ही अपने आप को उसको डिनाई भी कर देते हैं अपने स्टेटमेंट को, जब वो कहते हैं कि जो LNG कम आ रही है इसलिए पावर कम पैदा हो रही है। मैं किस चीज को सही, एक ही कॉन्फ्रेंस के अंदर दो मुख्तलिफ बातें उन्होंने कर दी थी। जी जी और फराज साहब, ये अब इस वक्त जो सूरत हाल है, अब इसका मतलब इम्पोर्टेड फ्यूल पर हम इतना डिपेंडेंट हैं कि अगर दुनिया में कहीं कोई इस तरह का इशू होता है तो फिर हमारा एनर्जी सेक्टर बिल्कुल ही बैठ जाएगा। क्योंकि आपने PPL और OGDC के साथ भी काम किया है, तो हमारे अपने जो इदारे हैं इनकी जो डिस्कवरीज हैं या इनकी जो इस वक्त टोटल कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल इनमें इतना नहीं है कि ये थोड़ा सा इसको कवर अप कर सकें चीज़ को। भाई ये बहुत ही आपने एक ऐसे दुखती रग पकड़ लिए, इसके तो पूरी डिटेल है जिस हिसाब से हमारा ये हम पीछे रह गए इसमें, उसमें तो कई फैक्टर्स है ना, इस वक्त तो नहीं है, इस काबिल नहीं है हम कि हम इसको पूरा कर सकें, क्योंकि हमने बेसिक काम किए नहीं। जो हमें जिस हिसाब से एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए थी वो एक्सप्लोरेशन नहीं हुई। हमारे जो ज़खायर हैं वो डिप्लीट होते चले गए। हम सुई को समझ के बैठ गए कि सारी जिंदगी बस इसी से खा लेंगे, या कादिर पोर्ट से, या जो बड़ी बड़ी 2-4 फील्ड्स थी वो सब डिप्लीट हो रही हैं। जिस हिसाब से हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है और डिप्लीशन, वो तो जितनी हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे उससे ज्यादा हर साल कम हो जाती है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके लिए हमने बिडिंग नहीं की टाइम के ऊपर, प्रिपरेशन नहीं की अपने एक्सप्लोरेशन के लिए। हम कहते रहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है या आ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, बिकॉज वी डिडंट डू आवर वर्क प्रॉपर्ली। जो हमारा बेस वर्क था उसको देख के ही कंपनियां आती है ना। सिर्फ ये थोड़ी होता है कि सदर ट्रंप ने बयान दे दिया कि अमेरिका की कंपनी आएंगी। कौन सी कंपनी आ गई? अभी ऑफशोर की बिडिंग हुई थी, कोई अमेरिकन कंपनी नहीं आई इसमें, और कोई चाइनीज कंपनी भी नहीं आई। ये अजीब बात है। तो हमारा ये फेलियर रहा एक्सप्लोरेशन में। बहुत सारा इलाका पाकिस्तान का भी है जिसमें हमें एक्सप्लोरेशन करनी है, ऑफशोर के अंदर करनी है। एक बिडिंग राउंड हुआ तो है, लूड़ा लंगड़ा जैसा भी हुआ है, आप देखते हैं उस पर क्या आगे, लेकिन कोई फॉरेन खास इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक टर्किश कंपनी ने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया और कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर बहुत कुछ होना है, फोल्ड बेल्ट्स के अंदर हमें एक्सप्लोरेशन करनी है, इसमें हम लोग बहुत कमजोर हैं। इसके बाद आपने देखा कि हम बीच में हम किस तरीके से मैनेज कर रहे थे अपने लोड को। गैस की बात कर रहा हूँ, LNG आ गई तो बेचारा लाइंस पैक हो गई। आपने कहा जी लोकल प्रोडक्शन को रोक दें, अब LNG के ऊपर इन्हिसार करें, $10 की $11 की गैस लें, $6 की गैस नहीं लें, तो उससे जाहिर है कि कॉस्ट इफेक्ट होती है, पावर प्रोडक्शन की कॉस्ट इफेक्ट होती है, सब फिर वो हम और आप देते हैं, अवाम देते हैं। तो ये मिसमैनेजमेंट है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे गैस का सेक्टर हो के पावर का सेक्टर हो, जो आपके लाइन लॉसेस हैं उसको ये कवर नहीं कर सके, अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका ट्रांसमिशन का उसको इम्प्रूव नहीं कर सके, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम आते हैं। बेस लोड का प्रॉब्लम आ जाता है, उसकी वजह से ब्रेक डाउन्स भी होते हैं। और पहली बात ये कि प्रायोरिटी के हिसाब से ये चल ही नहीं रहे ना। जो सबसे कम पैसे में बिजली पैदा करने वाले जराए हैं उसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ऑल्दो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। मिसाल के तौर पे सोलर है एक तरफ और दूसरी तरफ कोल है, एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, दूसरा नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट दीज आर द चीपर सोर्सेज, ठीक है, हाइडल के अलावा। और यही तो चीजें, तो ये इसको हमने डिस्करेज किया सोलर को। मैं तो कहता हूँ सोलर जो था वो सोलर वाज नॉट ए रेवोल्यूशन बट इट वाज ए रेबेलियन। सोलर रेबेलियन था हमारी कौम का, जो उन्होंने कहा कि ना ये हमें अनइंटरप्टेड पावर दे सकते हैं और ना ये हमें ऐसी पावर दे सकते हैं जो हमारे कॉस्ट के हिसाब से पूरे रीजन में एक्सपेंसिव तरीन हम पावर देते हैं अपने लोगों को। फिर कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में कैसे इंप्रूव होगी, फिर कहते हैं कि हमारी बिजली नहीं बिक रही। बिजली कौन खरीदेगा आपसे? इतनी महंगी बिजली देके कौन प्रोडक्शन करेगा? कंपीट ही नहीं कर सकते वो पूरी मार्केट के अंदर। आप हमारे लोग इंडस्ट्री को परेशान किया, लोकल लोगों ने फिर अपने अपने सोलर लगा लिए। अब वो सोलर इतने मशरूम हुए कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सोलराइजिंग कंट्री, आई शुड से। इतनी तेजी से सोलराइज हो रहा है, लेकिन उसको आप डिस्करेज कर रहे हैं कि नहीं जी वो तो हम हमारी बिजली खरीदे, आप जो एक्सपेंसिव है। वो IPPs के साथ मायदे करके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी कुछ काम नहीं होता। लेकिन हमने एक बात, ऑफिशियल आखिरी बात ये कहता हूँ, जी बिल्कुल कंप्लीट कि IPPs के सिलसिले में या गैस की जो प्रोसेसिंग है, रिगैसिफिकेशन वाली इस सब के सिलसिले में हम ये बात करते रहे कि जब
इमरजेंसी सिचुएशंस होती है ना, तो माहिदे रीनिगोशिएट हो सकते हैं। यही सिचुएशन होती है। इस वक्त हम इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं आ रही सप्लाई, यू शुड गो टू देम एंड रीनिगोशिएट। दुनिया में कोविड के जमाने में जितने माहिदे रीनिगोशिएट हुए, दीगर जमानों में नहीं हुए। दिस इज समथिंग, ये भी इमरजेंसी, इसमें आप करें कोशिश। जी, तो फराज साहब, ये फर्नेस ऑयल पर जो हमारी डिपेंडेंसी है, इवन RLNG पर भी जो हम बिजली बना रहे हैं, अब ज़ाहिर है ये कितने अरसे तक ये सिचुएशन सस्टेनेबल रहेगी? ये इसके ज़रिए तो हम कॉस्ट को नहीं अंडर कंट्रोल रख सकेंगे। हम सोलर की तरफ भी नहीं जा रहे, विंड की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। जो दूसरे जो दीगर ज़राए हैं, जो सस्ते ज़राए, वहाँ उस बारे में तो हमने प्रैक्टिकली कोई अप्रोच अपनी रखी नहीं है ऑफिशियल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे तो लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हमारी पूरे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। अभी आपने जो जिक्र कर दिया कि हमारे फर्नेस ऑयल वाला या गैस वाला, कि इससे हम पावर, पहले हम फर्नेस ऑयल से ज्यादा करते थे। हमने कहा जी वो फर्नेस ऑयल जो है वो बिकॉज इतनी एफिशिएंट नहीं होती, तो हम LNG पे चले जाते हैं, लेकिन LNG फिर कॉस्टली हो गई। तो ये इन्होंने क्या किया है पिछले दिनों के अंदर, पिछले डेकेड्स के अंदर, और ये अभी की नहीं, पिछली जितनी गवर्नमेंट्स आती हैं उन सबसे सवाल होना चाहिए कि आपने देखिए, हम लेवी लगा देते हैं, लेवी लगाई जाती है किसी खास मकसद के लिए। अगर आपने लेवी लगाई थी इस मकसद के लिए कि हम जो है अपनी रिफाइनरीज को इम्प्रूव करेंगे, अपने सिस्टम को, क्या इम्प्रूवमेंट हुई आप मुझे बताइए। कि हमारी रिफाइनरीज जो है बहुत ही, इनके अंदर तकरीबन सारी रिफाइनरीज के अंदर एक आध को छोड़ के कुछ बेहतर है, वो सब की अपग्रेडेशन होनी है। और जब तक वो अपग्रेडेशन नहीं होगी, आपकी एफिशिएंसी पे वो प्लांट्स नहीं चलेंगे, और फर्नेस ऑयल जो है वो आप रिफाइनरीज से ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और फर्नेस ऑयल को फिर हम जो है ना डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर दुनिया भर में बेचने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उसकी मार्केट नहीं है। और यहाँ पे हम पावर प्लांट में अपने इसलिए नहीं चला सकते कि वो एफिशिएंट नहीं होते, उसमें हम LNG पे चले जाते हैं या जो भी करते हैं। तो हमें कौन सा सेक्टर है आप यार देख लें कि जिसके अंदर इन्होंने मिसमैनेजमेंट नहीं की। क्यों ये सब हो रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आता। इतने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमारे पास बहुत अच्छे मौजूद हैं, ये क्या पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं या कुछ और चीजें इसमें शामिल होती हैं कि हम ये नहीं कर पाते? रिफाइनरीज को अपग्रेड होना है हर सूरत में। अगर नहीं अपग्रेड आज हमारी रिफाइनरी होती ना, तो हम हर किस्म का ऑयल प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम रशिया का ऑयल लेके हैवी ऑयल भी कर सकते हैं, ईरान का जहां से मिलता है हम कर लेते हैं। लेकिन देयर आर लिमिटेशंस ना, कि हमने सोचा कि नहीं हम प्रोसेस प्रोडक्ट्स ले लिया करेंगे जो बाहर की रिफाइनरीज हैं, उसी से गुजारा हो जाएगा, तो क्या जरूरत है हमें रिफाइनरीज को अपनी अपग्रेड। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में फिर पता चलता है जब आप टेस्ट में आते हैं ना, यू डोंट हैव लोकल कैपेसिटी कि आप इसको अच्छी तरीके से प्रोसेस एफिशिएंटली कर सके। तो हमारी रिफाइनरी में प्रॉब्लम, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रॉब्लम, चाहे हमारे स्ट्रक्चर में, गवर्नेंस के अंदर प्रॉब्लम, यू जस्ट नेम। सोलराइजेशन को आपने इतनी जबरदस्त, वो दुनिया भर में तारीफ हो रही थी, और आपने उसको जो है एक कि जी हम नेट मीटरिंग खत्म करेंगे, अब ये करेंगे। बिहाइंड द मीटर जितना पाकिस्तान के अंदर लगा है, ये एक फिनोमिनल चीज थी जिसको एनकरेज करते, और इसको ज्यादा अच्छे। अच्छा, आज एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने पढ़ा कि सिंध के अंदर बास डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये गवर्नमेंट ने कहा है कि जी 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हम फ्री में सोलर आपको देंगे, सारे इतने हाउस होल्ड्स बताए, इतने लोग बताए, उनको दिए जाएंगे। दिस इज नॉट द वे। आपको क्या करना चाहिए, ये तो जो आम लोग करते हैं ना कि रूफ टॉप सोलर लगा लिए, उनके लिए तो ठीक, लेकिन व्हेन गवर्नमेंट डज सम प्रोजेक्ट, उसको बजाय इसके कि इंडिविजुअल्स को दें, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाएं, उसके बाद उससे सप्लाई करें तमाम यूजर्स को। ये मोर एफिशिएंट वे है, इसके अंदर ज्यादा इकोनॉमिकली आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और सबको बिजली मिलेगी। एक इलाका चुन लें, वहां कर लें, दूसरा इलाका चुन लें, वहां, बजाय इसके कि आप कहेंगे जी अब हर एक को दे देंगे इतने पैसे, जैसे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के अंदर उन्होंने लगाया हुआ है कि जी उसके अंदर दे देते हैं, और इसी तरह ये कह देंगे जी हम सोलर पैनल जो है फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दिस इज नॉट द वे भाई, इसको प्रॉपरली करना चाहिए गवर्नमेंट्स को कम से कम। ये तो आम लोग करते हैं ना, जब आप नहीं करते तो अपना अपना लगा लेते हैं, लेकिन अगर कंबाइंड कोई चीज लगे, इवन एग्रीकल्चर के लिए एक पूरा स्ट्रिप ऑफ लैंड है, आप वहां पे एक साथ लगा के जो वाटर वेल्स हैं जिस पे यूज होती है ये एनर्जी, उनको आप कनेक्शन दे दें, उसको आप रेगुलेट भी कर सकते हैं कि कब आप ये आप नहीं कर रहे, आप बस पैसे लुटाने के चक्कर में लगे हुए कि हमने इतने पैसे देती है, वो वोट मिल जाएंगे और ये हो जाएंगे फ्री के सोलर पैनल, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद फरासत शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, पेट्रोलियम एंड एनर्जी एक्सपर्ट। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।